Welcome you all to Sarthi. Guys, today is our first lecture on ethics GS4 पेपर. किस तरीके से इस पेपर को मैं अप्रोच करूंगा, क्या पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी एंड फर्स्ट टॉपिक आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे. देखिए एथिक्स अगर आप पिछले कुछ टाइम से ट्रेंड देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में वन ऑफ द गेम चेंजर पेपर बन चुका है ना. कंसिस्टेंटली पिछले काफी सालों से एथिक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, है ना. अगर आप 2022 के एग्जामिनेशन की बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की, तो वहां पे भी लॉट ऑफ टॉपर हैज सिक्योर्ड फ्रॉम 110 टू 130 मार्क्स इन द GS4 पेपर, है ना. आपने काफी बार टॉपर्स को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि एथिक्स एसे ऑप्शनल होल्ड द की फॉर योर लबासना एक्चुअली. ठीक है, तो एथिक्स पेपर को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्लास. कंप्लीट गाइड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एथिक्स को हैंडल करने वाले हैं. देखिए सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज आए थे कोर्स के बारे में, तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको पहली क्लास में दे देता हूं ताकि यू कैन एक्चुअली लर्न दिस कोर्स इन अ बेटर मैनर. सबसे पहले क्लास की टाइमिंग के रिलेटेड मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस. टाइमिंग इज वेंसडे फ्राइडे 3 PM पे लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन योर पोर्टल. वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 1. आज की क्लास में मैं टॉपिक 1 को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ एंड देन सब्सिक्वेंटली एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे 3 PM पे लेक्चर विल बी अपलोडेड. विद इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई आई विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स. ठीक है, तो अगर आप 2023 मेंस दे रहे हैं और यू आर गिविंग 2024 मेंस, दिस कोर्स विल रिमेन वैलिड फॉर यू. इसके बाद बात आती है कि क्या इस कोर्स में कोई लाइव सेशन नहीं रहेगा. बिल्कुल लाइव सेशन होने वाले हैं. क्या करेंगे हम, देखो अप्रोच क्या है, कंटेंट मैं आपको ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देता रहूंगा, उसके साथ साथ जैसी कोई टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, है ना, देयर विल बी लाइव डाउट सेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक. कोई भी टॉपिक कंप्लीट होते ही आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव सेशन में. वो लाइव सेशन कब होगा वो मैं आपको आपके जो ऐप है उसी पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. और उस जो लाइव सेशन होगा उसमें खाली डाउट नहीं लूंगा मैं आपके, उसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे और जो कंटेंट हमने उस टॉपिक का पढ़ा होगा उसको रिवाइज करेंगे. तो क्या अप्रोच है, आप लेक्चर देखते रहिए और उसके बाद हम लाइव सेशन में आएंगे. जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है, जैसे एक टॉपिक हमने पूरा कर लिया तो उसको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि इन दी एंड एथिक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास कीवर्ड्स हो जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी में हो. देखिए एथिक्स का पेपर लिख के हर कोई आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है एथिक्स में कि एथिकल जार्गन्स लोग यूज नहीं कर रहे, एथिकल फिलोसफीज लोग यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मार्क्स प्लेट्यू कर जा रहे हैं. 90-100 मार्क्स आ जाते हैं यार, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना. गेम ही 115-120 मार्क्स का है. वो कब आएंगे, व्हेन यू ड्रॉप दीज एथिकल टर्म्स इन द रियल एग्जामिनेशन. और आप वो कब ड्रॉप कर पाओगे, जब आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिक्स हो जाए कि आपको कोई सो के उठाए तो भी आपको याद है क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस, है ना. तो उस पर्पस के लिए ये लाइव सेशन रहेंगे, है ना. रिवीजन करेंगे जो भी पढ़ा है और उसके साथ साथ PYQ सॉल्विंग करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद आती है डू यू नीड टू मेक नोट्स, है ना. इसका भी एक सिंपल सॉल्यूशन मेरे सामने है. देखो जब आप ये क्लास देख रहे हो रिकॉर्डेड वाली, तो उसमें आप कोई नोट्स मत बनाओ. आप क्लास को देखो, क्लास को समझो, उसको इंटीग्रेटेड तरीके से, जैसे मैं एक बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, समझने की कोशिश करो. दिस इज द पर्पस ऑफ क्लास. उसके बाद जो हमारा लाइव सेशन होगा, उस लाइव सेशन में मैं जो आपको रिवाइज कराऊंगा वो रिवाइज करना भी सिखाऊंगा मैं आपको, और उसी रिवीजन में आप नोट्स बनाओगे. मतलब जब लाइव सेशन होगा जहां हम कुछ रिवाइज करेंगे, वहां पे आप अपने पास एक A4 पेज लेके बैठना, मैं आपको रिवाइज भी कराता जाऊंगा और जो मैं रिवाइज करा रहा हूं उसके कीवर्ड आप अपने नोट्स में नोट करते रहना, और उसी को आप फाइनल एग्जाम से पहले रिवाइज करना. अप्रोच समझ में आई, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा जाके देख लो, लेकिन मैंने क्लियर कट बता दी है. ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लाइव सेशन में ही हम नोट मेकिंग भी करेंगे. ठीक है, और वो जो नोट मेकिंग होगी वो जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसी के हाईलाइटेड पार्ट की नोट मेकिंग होगी, ताकि आप एग्जाम में उसे रिप्रोड्यूस कर पाए ऐसा कैसा. जरूरी है कि आखिरी तक आपका रिवीजन का स्ट्रैटेजी भी कोर्स में कंप्लीट हो, है ना. उसके बाद द PDF यूज्ड इन द वीडियो लेक्चर विल बी गिवन टू यू फॉर द रिवीजन. अब एक प्रॉब्लम मैंने देखी थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ही, कि बहुत सारे टीचर्स कई बार क्या करते हैं कि PPT से पढ़ाते हैं और एक अलग PDF रिवीजन के लिए देते हैं, और उसमें क्या होता है बच्चा कंफ्यूज रहता है PPT से रिवाइज करें या PDF से रिवाइज करें. तो मैंने एथिक्स GS4 में क्या करा है, PDF से ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. उस PDF में मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आप रिवीजन भी आसानी से कर पाओ और आपको कोई और डॉक्यूमेंट को एक्सेस ना करना पड़े, है ना. तो इसी PDF से आप रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. ठीक है, देन ए सेपरेट डॉक्यूमेंट ऑन एग्जाम्पल विल बी गिवन.
एथिक्स में GS4 में यू नो दिस थिंग कि एग्जांपल्स का काफी रोल बढ़ता जा रहा है ना। और एग्जांपल भी ऐसे नहीं कि जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, सब लोग डाल रहे हैं कॉमन एग्जांपल। अभी हर टाइम के हिसाब से यूपीएससी की डिमांड चेंज होती है ना। अभी यूपीएससी की डिमांड है कि आप ऐसे एग्जांपल डालें जो थोड़े से यूनिक हो, थोड़े से डाइवर्स हो, वरना लोग वही 4-5 एग्जांपल इधर उधर घुमाए जा रहे हैं, बार बार वही एग्जांपल घुमाए जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल का डॉक्यूमेंट मैं आपको अलग से दूंगा, है ना। उन एग्जांपल को मैं यहाँ पे यूज करके भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपके रेडीमेड एग्जांपल हो अलग अलग टॉपिक में डालने के लिए। ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करनी है फॉर दिस कोर्स। ऑल राइट, सो दीज वर द इंस्ट्रक्शन दैट यू नीड टू फॉलो फॉर दिस कोर्स। अब चलते हैं आगे। देखो लेक्चर 1 जो हम आज लेने वाले हैं, दिस इज द मेन टॉपिक, जो कि सबसे बल्कि टॉपिक है। जो भी थ्योरेटिकल बेस है एथिक्स का, वो आपका ये फर्स्ट टॉपिक ही बनाता है। क्या क्या है यहाँ पे? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, है ना। सबसे पहले हम करेंगे एसेंस क्या है एथिक्स का, यहां पे हम देखेंगे कि एथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ह्यूमन एक्शन में। देन अगला टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशन ऑफ एथिक्स में वी विल बी कवरिंग जो थ्योरीज आप एथिक्स की पढ़ते हो, डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरीज, है ना। तो अलग अलग थ्योरीज जो आप यूज कर सकते हैं वो हम डिटेल में करेंगे, ये आएगा डायमेंशन ऑफ एथिक्स में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अगर आपके दिमाग में टॉपिक अलग अलग रहेंगे ना, तो पेपर में एप्लीकेशन काफी इजी हो जाता है। तो आपके दिमाग में जिस्ट होनी चाहिए कि किस टॉपिक में क्या क्या है। फिर एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो इंसान का एक डुअलिज्म होता है, एक उसकी प्राइवेट लाइफ होती है, एक उसकी पब्लिक लाइफ होती है। तो क्या प्राइवेट लाइफ में एथिक्स कुछ अलग है, आप अपने फैमिली स्फेयर में थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करते होंगे, लेकिन आप अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करते हो। तो वो जो पब्लिक एंड प्राइवेट में एथिक्स के डिफरेंसेस हैं, दैट वी विल फोकस अपॉन इन दिस टॉपिक। अगला टॉपिक आता है ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो यहां पे हम वैल्यूज कवर करेंगे, है ना, जो भी इंडिविजुअल की वैल्यूज होती हैं। और वैल्यूज में हम क्या क्या देखेंगे? एक तो जो ग्रेट लीडर्स हैं उनसे हमने क्या सीखा, वैल्यूज इनकलकेशन किस तरीके से होता है ना। जैसे एक चिल्ड्रन से लेके एक एडल्ट तक किस तरीके से वैल्यू सिस्टम बिल्ट होता है, दिस इज द प्रोसेस दैट वी विल बी फोकसिंग अपॉन इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी विल बी कवरिंग। अब एक बार देखो जरा, एथिक्स मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू कम्युनिकेट। देखो यार, वी आर टीचिंग, वी आर रीडिंग, वी आर डूइंग GS4 एथिक्स, पर्पस खाली एक है, मार्क्स, है ना। मैं आप सबको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं, मैंने जो भी ये मॉड्यूल डिजाइन किया है वो ये सोच के किया है कि मार्क्स कैसे आएंगे। व्हाट डज इट मीन? आपने एथिक्स के शायद और भी मटेरियल पढ़े होंगे मार्केट में, है ना, मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में पढ़े थे, है ना। किसी मटेरियल का नाम नहीं लेना चाहता, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल में मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी कि आपको ना वो कथा तो दे देंगे, स्टोरी तो दे देंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे बहुत हायर लेवल का, लेकिन पिन पॉइंटेड 7 मिनट में आंसर में क्या लिखा जा सकता है ना, वो नहीं वो देते, है ना। इनफैक्ट आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने अगर कोई और मटेरियल पढ़ा है एथिक्स का, तो दिस प्रॉब्लम यू माइट हैव फेस्ड कि यार पढ़ लिया एथिक्स, लिखने जाते हैं समझ ही नहीं आता क्या पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं, वही जनरल पॉइंट ड्रॉप कर रहे होते हैं जो अपनी कॉमन थिंकिंग के हैं, जो बुक पढ़ी वो आंसर में लिख नहीं पा रहे। तो जो भी मैंने कोर्स डिजाइन किया है, जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना। कंटेंट वो दिया जाएगा जो आप आंसर में लिख पाए, है ना। आंसर में लिख पाए का क्या मीनिंग है? मैं आपको मोस्ट ऑफ द कंटेंट पॉइंट फॉर्मेट में दूंगा, है ना, क्योंकि आंसर में आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख के आते हो यार, पैराग्राफ नहीं लिख के आते। 80% ऑफ द आंसर यू आर राइटिंग इन पॉइंट फॉर्मेट। दूसरा, हर पॉइंट में एग्जांपल ऐड करा जाएगा, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से टॉपर्स कोई भी पॉइंट जब लिखते हैं तो उस पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, रादर देन एक्सप्लेनिंग इट व्हाट दे डू, दे ऐड एन एग्जांपल। तो वो डाइवर्सिफाइड एग्जांपल हर जगह पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हम फोकस करेंगे यहां पे, है ना। क्या क्या फर्दर है डूज? देखो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी, है ना। आफ्टर दिस कोर्स एथिक्स के क्या क्या फिलॉसफीज हैं, क्या क्या टर्म्स हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके आपको एम्बिग्यूटी नहीं होगी, दैट इज माय कमिटमेंट, है ना। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताऊंगा, है ना। जैसे कि आपने अभी तक मेरी टीचिंग देखी है, आई विल कनेक्ट ऑल द कॉन्सेप्ट विद योर रियल लाइफ। कॉन्सेप्ट जब रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट रखेंगे। फिर मेरा फोकस होगा डायमेंशंस पे, मतलब आप जब आंसर में कोई भी पेपर हो, GS 1 2 3 4 हो, सब जगह एप्लीकेबल है ये, आपको मल्टीपल डायमेंशंस ओपन अप करनी होती है ना। जैसे हम पहला टॉपिक जब देखेंगे कि रोल ऑफ एथिक्स इन लाइफ,
तो देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पे लेवल पे क्या रोल है, सोसाइटी लेवल पे क्या रोल है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या रोल है। तो वो एक डाइवर्सिफाइड आंसर बनाने के लिए हम मल्टीपल डायमेंशंस को रीड करेंगे। किसी भी डायमेंशन को डेप्थ में रीड करने का कोई फायदा नहीं है, डेप्थ के लिए आपका ऑप्शनल है, नॉट जीएस। तो मेरा फोकस क्या होगा, मल्टीपल डायमेंशंस ओपन अप करूं, इतनी डायमेंशन ओपन अप कर दूं कि अगर आप उसमें से 50% डायमेंशन भी आंसर में डाल के आ रहे हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट आंसर हो। दिस इज द फोकस। मैं आपको कंप्लीट फिलॉसफी बता रहा हूं कि इन फिलॉसफी के बेसिस पे ये कंटेंट डिजाइन किया गया है। अगला की पॉइंट है एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस, है ना। यहां पे क्या ध्यान में रखा जाएगा, एग्जांपल मैंने आपको बताया, लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन दीज एग्जांपल, है ना। ये एग्जांपल डाइवर्सिफाइड होंगे, पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, आईएएस से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग एरिया से, रामायण से, महाभारत से, सिखिज्म से, जैनिज्म से, अलग अलग जगह से जो एग्जांपल्स हैं वो इंटीग्रेट किए जाएंगे यहां पे। क्योंकि नंबर एक लेवल के बाद 80-90 नंबर तो कोई भी ले आएगा, एक लेवल के बाद नंबर यहीं से आने हैं। तो उन एग्जांपल्स पे काफी काम किया जाए और हर जगह एग्जांपल आपको ड्रॉप करके दिखाया जाएगा कि यहां पे ये एग्जांपल डाल दो, और फोकस मेरा ये रहेगा उस एग्जांपल को अब रटो, है ना। मेरा क्या फोकस है, जब आप इस कोर्स को देख लो तो आपके पास एक सिनॉप्टिक नोट्स हो जिनके थ्रू आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। यूं नहीं कि मेरी क्लास देखी उसके बाद आपको भी 20-40 घंटे लग रहे हैं इसको करने में, तो मेरा काम क्या है, फोकस इसी चीज पे होगा, उन एग्जांपल्स को आपको याद कराया जाए, है ना। तो पेशेंस के साथ वीडियो को देखना, है ना। जैसे मैं खुद की पढ़ाई करता था उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, है ना। खुद की पढ़ाई कैसे, मतलब टू एंड फ्रो मैनर में, यूं नहीं कि आगे बढ़े जा रहे हैं बस समझे जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे, पीछे आएंगे, याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द लर्निंग मैथोडोलॉजी दैट आई विल बी फॉलोइंग हियर। सेकंड, डेफिनेशंस। आप समझो, आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे टॉपर बोलते हैं कि एथिक्स में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये क्रिस्प डेफिनेशन मैं आपको यहां पे दूंगा, क्रिस्प बिल्कुल, और मल्टीपल डेफिनेशन नहीं दूंगा। ये भी लोग गलती करते हैं, इंटीग्रिटी की 20 या 30 डेफिनेशन याद कर लेंगे या 2 या 3 भी याद कर लेंगे। क्यों कर रहे हो 2 या 3 डेफिनेशन याद, एक ही तो लिखनी है ना आंसर में, एक ही क्वेश्चन आना है आपके पास इंटीग्रिटी का, तो एक डेफिनेशन रटेंगे जो क्रिस्प होगी। फंडा समझ में आया। वो लिखने में, बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, देखो 3 डेफिनेशन दे दी इंटीग्रिटी की, लेकिन आंसर में एक ही लिखी जानी है ना। क्योंकि फंडा क्या है, मार्क्स चाहिए, है ना, विद मिनिमल एफर्ट, दैट इज द पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या है जो मुझे एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। व्हाट इज दिस क्रिटिकल थिंकिंग? देखो, द काइंड ऑफ पेपर विच यूपीएससी गिविंग इन एथिक्स रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब जो भी डायमेंशन यूपीएससी पूछ रहा है उसकी काउंटर डायमेंशन ओपन अप करो, है ना। एक सिंपल फंडा होता है जो आपने पढ़ा होगा समवेयर, कहीं ना कहीं आपने हिगेलियन थॉट में शायद ये पढ़ा हो, हीगल बोलते हैं कि एक चीज होती है सिंथेसिस, एक होती है एंटीथीसिस, सॉरी, एक होती है थीसिस, सेकंड होती है एंटीथीसिस, और तीसरा निकलता है सिंथेसिस। तो अगर आपको थीसिस आती है, मतलब वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट आपको आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आर एबल टू पिक्चराइज, यू आर एबल टू इमेजिन एंटीथीसिस एज वेल। दिस एंटीथीसिस इज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो मेरा फोकस पूरे कोर्स में इस चीज पे होगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग मैं डेवलप कराऊं। हर जगह आपका जो मोनोक्रोमेटिक थिंकिंग होती है ना, एक ही डायरेक्शन में हम सोचते हैं, है ना, उस थिंकिंग को मैं चैलेंज करूंगा। तो कहीं ना कहीं पूरी मेरी कोशिश होगी कि यू स्टार्ट थिंकिंग क्रिटिकली। उससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का फायदा क्या है, आपके आंसर्स में एंटीथीसिस रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, आपका आंसर मल्टीफोल्ड बनेगा, और जब एंटीथीसिस रिफ्लेक्ट होगा तो सिंथेसिस खुद आ जाएगा, खुद आएगा आपके आंसर में, आपका दिमाग खुद आपको सिंथेसिस प्रोड्यूस करेगा। जैसे प्लेटो बोलता था ना, सोक्रेटिस ने प्लेटो को जो चीज सिखाई थी, है ना, कि भैया डायलेक्टिक करो, मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, आंसर आपके दिमाग से खुद आएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक इस पूरे कोर्स में हमारी अप्रोच रहेगी कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको बताई जाए, सिखाई जाए, ठीक है। ये तो आया डूज, मतलब ये सब चीजों पे मैं फोकस करने वाला हूं इस पूरे कोर्स में। अब बात आती है डोंट, किस चीज को मैं कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, है ना, किस चीज को मैं कंप्लीटली इग्नोर करूंगा, बिकमिंग अ फिलोसॉफिकल पर्सन। देखो, मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल भी रहा है, लेकिन इस कोर्स में फिलॉसफी नहीं सिखाने आया मैं आपको, है ना, और ना ही आपको सीखनी चाहिए। मेरा आपसे सजेशन क्या है, क्योंकि होता क्या है, मैंने देखा है, खुद भी मैंने 2 मेंस क्लियर किया, अंडरस्टैंड दिस टेंडेंसी वेरी वेल। हम एथिक्स पढ़ते टाइम ना फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, है ना, सच क्या है, सच होता ही क्या है ना, इस टाइप की बातें करने लगते हैं। तो फिलोसॉफिकल बिल्कुल नहीं होना है ना। अपने को मार्क्स लाने हैं, ये देखना है कि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या और मार्क्स कैसे आएंगे। दूसरा क्या है, मल्टीपल डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं रटनी। मैंने आपको बताया ना, जो डेफिनेशन देंगे
एक डेफिनेशन, सिंपल सीधी सादी डेफिनेशन 15-20 वर्ड की जो वहां रिप्रोड्यूस की जा सके, उसे रटेंगे, ठीक है। उसके बाद बल्कि कंटेंट बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको, है ना, मतलब जो भी मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं वो टारगेटेड होगा, है ना, थ्योरीज को खींचेंगे नहीं। फंडा सिंपल है कि थ्योरीज को खींचना नहीं है, आपको पिन पॉइंटेडली समझा दिया जाएगा और वो कीवर्ड्स दे दिए जाएंगे जो आप आंसर में ड्रॉप कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस कोर्स, ठीक है। तो सिट टाइट एंड एंजॉय, वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट लेक्चर, है ना। सबसे पहले व्हाट इज एथिक्स? देखिए, एथिक्स सिंपल सा अगर डेफिनेशन आप लेमन डेफिनेशन देखेंगे, क्या चीज सही होती है और क्या चीज गलत होती है ना। आप सोसाइटी में, फैमिली में, ऑर्गेनाइजेशन में, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना, ये बोलते रहते हैं ना, और उसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है। कई बार लोग यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं अलग अलग वीडियोस में, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ये राइट एंड रॉन्ग डिसाइड कैसे हो रहा है ना, और राइट एंड रॉन्ग है क्या, इसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी को हम एथिक्स बोलते हैं, है ना। सिंपल है कि राइट एंड राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस ऑफ एन एक्शन, है ना, of whom action, human action, ethics is about human action, है ना, in a systematic manner, these are the keywords that you need to remember, है ना। तो systematic study है, definition अगर आप देखोगे आपको एग्जाम में लिखनी हो, it is a systematic study, keywords याद रखना, है ना। मैं आपको बोलूंगा अगर ये लेक्चर देखते टाइम भी आप अगर एक सिंपल रफ नोटबुक अपने पास रखेंगे और जो जो कीवर्ड्स मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं उसे लिखते जाओ, बस आपके दिमाग में इंप्रिंट होते जाएंगे। समझो बात को, समझ तो आपको ये आ ही जाएगा। मेरा पर्पस है कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप सब रिटेन कर पाओ, आपको लगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भाई कुछ फिट हुआ है दिमाग के अंदर, ठीक है। तो एथिक्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। बस ये 3 कीवर्ड चाहिए आपको लिखने के लिए। इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन रिगार्डिंग देयर राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस, बस ये कीवर्ड आप इंट्रोडक्शन में लिखो रिगार्डिंग एथिक्स, है ना। एक और सिंपल ये देख सकते हैं, अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए तो एथिक्स करस्पॉन्ड टू द ग्रीक वर्ड इथोस, है ना, ग्रीक वर्ड के बेसिस पे भी आप ओरिजिन देख सकते हैं। तो एथिक्स ग्रीक वर्ड इथोस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग है कैरेक्टर या हैबिट या कस्टम और वे ऑफ बिहेवियर, है ना। तो एथिक्स ग्रीक वर्ड इथोस जिसका मीनिंग है कैरेक्टर और हैबिट, सिंपल से डेफिनेशन है। मैं आपको बोलूंगा पेपर में आप ये सिस्टमैटिक स्टडी वाली बात लिख के आओ। समझ में आया? ये तो क्या सिंपल इंट्रोडक्शन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एथिक्स। हम बोलते हैं ना कि ये एक्शन राइट है किसी का भी, या ये एक्शन रॉन्ग है, उसको हम जज करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है। अब उसकी जो राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है चॉइस। मतलब लेट्स से कि आपके ऊपर कोई गन पॉइंट पे आपसे कुछ काम करा ले, है ना, और ये बोले कि भैया आपने अगर ये काम नहीं किया तो आई विल शूट यू, इट मींस यू डिडंट हैड द चॉइस, आपके पास चॉइस ही नहीं थी, है ना। तो अगर किसी भी ह्यूमन एक्शन में चॉइस नहीं है तो यू कैन नॉट जज दैट एक्शन, फिर तो वो फोर्स्ड हो गया, ठीक है। तो रिगार्डिंग एथिक्स ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वी आर डिस्कसिंग एथिक्स बिकॉज वी हैव अ चॉइस, है ना। आप अगर मान लो सिविल सर्विसेज में जाओगे, है ना, आपका सीनियर आपसे, सीनियर या फिर कोई और पॉलिटिकल लीडर आपसे करप्शन के लिए बोलता है, यू हैव द चॉइस, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग कि आपका एक्शन एथिकल है या नहीं है। तो चॉइस फॉर्म द न्यूक्लियस, द कोर ऑफ एथिक्स। ह्यूमन एक्शन में हमेशा चॉइस होती है, दैट इज व्हाई वी आर जजिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, है ना। तो वी मेक चॉइस, है ना, इसको सोरेन किरकेगार्ड, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर है किरकेगार्ड, सोरेन किरकेगार्ड। तो सोरेन किरकेगार्ड ने सिंपल से एक एग्जांपल दिया था। क्या बोला था सोरेन किरकेगार्ड ने कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग, इफ ही और शी इज स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ ऑफ एन एज, तो अगर वो उसमें जंप करता है या नहीं तो वो उसकी खुद की चॉइस है, इजंट इट। कोई क्लिफ पे खड़ा है एज के, वो जंप करता है या नहीं उसकी खुद की चॉइस है। तो ये चॉइस ऑफ इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है ना। आप ये याद रखना, मेरा पूरे इस कोर्स में ये फोकस होगा, कोई भी बात अगर हम लिखेंगे, कोई भी हमने कि मैटर ऑफ चॉइस डिस्कस किया ना कि चॉइस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बाद उसका एक एग्जांपल जरूर डालेंगे, कोई ना कोई थिंकर, कोई ना कोई एग्जांपल उसको जस्टिफाई करने के लिए। दिस इज द प्रिसाइज वे ऑफ राइटिंग इन एक्चुअली GS4, ठीक है। तो चॉइस फॉर्म द इंटीग्रल पार्ट, है ना। देखिए अभी होता क्या है कि मान लो कि लेट्स से कि सोसाइटी में डॉरी की प्रैक्टिस है ना, दहेज प्रथा है सोसाइटी के अंदर। अब आप अगर ये बोल पाओ, आप ये बोलो कि सोसाइटी में कस्टम है दहेज लेने का, है ना, मैं तो लूंगा,
है ना, आईएएस बनने के बाद लेट्स से यू से दिस थिंग, नो, क्योंकि यू हैव द चॉइस टू एक्ट अगेंस्ट दैट कस्टम, दैट इज व्हाई योर एक्शन विल बी जस्ट with the perspective of rightfulness and wrongfulness, है ना. we individual human being can act against the institution and culture, that is why our action will be judged and ethical or not, है ना, on the basis of our conscience. आपकी जो conscience है आप उसके बेसिस पे एक्ट कर सकते हो, आपको सोसाइटी की बात मानने की जरूरत नहीं है ना. दैट इज व्हाई दिस फॉर्म्स द एसेंस ऑफ एथिक्स, है ना. तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चॉइस. अब एक बार आगे चलते हैं. सोर्सेज ऑफ एथिक्स, देखो, दिस इज द फर्स्ट कोर डायमेंशन विच वी नीड टू स्टडी. ऑलराइट, सो सोर्सेज ऑफ एथिक्स, देखिए, जो भी आपकी एथिकल थिंकिंग है, जो भी एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारी एथिकल थिंकिंग है, उसके सोर्सेज क्या है, कहां कहां से वो एथिकल थिंकिंग हमारी बनती है कि क्या सही है और क्या गलत है. हाउ डू वी स्टडी द राइटफुलनेस ऑफ अ रॉन्गफुलनेस ऑफ एनी एक्शन, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं. दिस इज द टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग नाउ. अलग अलग सोर्सेज हैं, आप अपने लेवल पे भी सोचो. सबसे पहला आपका स्फीयर होता है फैमिली. यू लर्न थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली. फैमिली स्फीयर टीचेस यू कि व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल, राइट. अब फैमिली में एग्जांपल आप देख सकते हैं, दैट इज अ सिंपल थिंग. आप अपने फैमिली से, किनशिप रिलेशन से यू लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना. बहुत सारे आप फैमिली लेवल पे अच्छी चीजें सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग इज केयरिंग. फॉर एग्जाम्पल, सेक्रीफाइस इज इंपॉर्टेंट टू लिव विद अदर ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में अपने पुराने कपड़े, ओल्ड क्लोथ्स को डोनेट करने का कल्चर है ना. जैसे दिल्ली में बहुत ही चिल्ड विंटर्स होती हैं, तो यहां पे आप देखेंगे कि रात को बहुत सारे फैमिली पर्संस दे आर डोनेटिंग द ब्लैंकेट्स. सो दीज आर द गुड थिंग्स दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम द फैमिली कि हाँ, डोनेटिंग द क्लोथ्स टू द मच नीडेड पर्सन इज द एथिकल थिंग टू डू, राइट. सिंपल एग्जांपल आप मेन पेपर में भी ऐसे लिखोगे, सोर्सेज ऑफ एथिक्स, फैमिली लिखोगे, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, फॉर एग्जांपल दिस, है ना. लेकिन इसके साथ साथ हैव दिस क्रिटिकल थिंकिंग एज वेल. क्या कैन यू से दिस थिंग कि वॉट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली इज एथिकल? कैन वी से दिस थिंग? क्या ऐसा नहीं है कि स्पेशली अगर इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ फैमिलीज हम देखेंगे, वेरी प्रैक्टिकल थिंग आई एम सेइंग, है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ अनएथिकल थिंग्स वी आर आल्सो लर्निंग, है ना. यू डिस्कस दिस थिंग कि हाउ वी डिस्कस द इश्यू ऑफ करप्शन विद इन आवर फैमिली, है ना. इंडिया में करप्शन है क्योंकि पीपल हैव एक्सेप्टेड द करप्शन, राइट, है ना. तो लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स वी आल्सो लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, है ना. जो फैमिली हमें बोलती है, फैमिली हमारे लिए पर्सपेक्टिव डेवलप करती है कि हाँ, ये शायद एथिकल है, बट एक्चुअली वो अनएथिकल होता है ना. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बायसेस, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, है ना. समवेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एवरीवन लर्न्स फ्रॉम द फैमिली. पेट्रियार्की फैमिली से ही सीखता है, ठीक है. तो बायसेस एंड स्टीरियोटाइप और आल्सो देयर. तो हर डायमेंशन का एक क्रिटिकल थिंकिंग होता है कि यस, वी आर लर्निंग व्हाट इज एथिकल, बट वी आर आल्सो लर्निंग समटाइम्स रॉन्ग लर्निंग कि व्हाट इज अनएथिकल इज परसीव्ड एज एथिकल. समझ में आया? ऐसे ही अगला स्फीयर देखो. अगला स्फीयर क्या होता है? इंडिविजुअल कोई बड़ा हुआ, है ना. सबसे पहले कोई भी अगर एक स्टोरी इस तरीके से याद करो कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो इंटरेक्शन है अलग अलग लेवल पे वो कैसे होंगे. एक तो फैमिली पे होगा सबसे पहले, उसके बाद वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा. सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा नहीं करेगा, मे बी अपने स्कूल में, है ना, मे बी अलग अलग तरीके से वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा. तो सोसाइटी डिसाइड एन एक्शन इज एथिकल और नॉट. तो सोसाइटी बिकम्स द सोर्स ऑफ एथिक्स, राइट. सोसाइटी से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन सोसाइटी में रेस्पेक्ट का कल्चर है, दैट यू नीड टू टच द फीट ऑफ योर एल्डर पर्सन, है ना, टू शो द रेस्पेक्ट टू हिम. ये इंडिया में यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल, नमस्कार हम करते हैं ना, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक मीट में भी लॉट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द अदर कंट्री नाउ डूइंग द नमस्कार. क्यों कर रहे हैं वो? बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज द एथिकलिटी ऑफ इंडियंस, ठीक है. तो सोसाइटी के लेवल पे भी हम एथिक्स सीखते हैं, जैसे रेस्पेक्ट मैंने आपको बोला, है ना. उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? सोसाइटी से कुछ नेगेटिव चीज भी सीख रहे हैं इंडिया में, है ना. जैसे मैंने बोला कि समवेयर सोसाइटी में ये हो सकता है, जैसे करप्शन को नॉर्मलाइज किया हुआ है लोगों ने, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन जिसको बोलते हैं, है ना. ऐसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एथिकल है? मे बी द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग, द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग, अगर लेट्स से कि हम बहुत ज्यादा अर्बन रूरल डिवाइड की बात नहीं करते, लेकिन नॉर्मली इंडियन सोसाइटी में हम बोल सकते हैं कि 50% केसेस में कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एथिकल प्रोजेक्ट किया जाता है,
किया जाता है ना सोशल स्फेयर में, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है? देयर आर लॉट ऑफ लेट्स से कि रिलीजियस डॉक्यूमेंट एज वेल जस्टिफाइंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो इज इट रियली एथिकल? तो क्रिटिकल थिंकिंग भी है यहां पे कि सोसाइटी से वी आर ऑल्सो लर्निंग अनएथिकल थिंग्स, ठीक है। अब थर्ड सोर्स क्या है एथिक्स का? रिलीजन। रिलीजन, राइट? आपका जो रिलीजन है, इंडिया में मोस्टली पर्सन आर रिलीजियस, है ना। इंडिया में 70% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड द रिलीजियस माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट आई वुड से, है ना। तो रिलीजन सेट द एथिकलिटी, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग एथिकलिटी भी होती है, राइट? तो रिलीजन से भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म में कंपैशन है, फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में ब्रदरहुड है, इजंट इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म में नॉन वायलेंस है। तो रिलीजन सेट द एथिकलिटी एज वेल ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ में आया? तो यहीं पे क्रिटिकल थिंकिंग भी है, क्या रिलीजन में जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो एथिकल है? आप सबरीमाला इशू को उठा लो, रिलीजन सैंक्शनड कि वुमेन बियॉन्ड अ सर्टेन एज शुड नॉट एंटर इनटू द टेंपल, ठीक है ना। तो वो क्या वो एथिकल था? तो वी कैन क्वेश्चन दैट। ऐसे मान लो ट्रिपल तलाक का इशू है इस्लाम में, इज इट एथिकल? उसके बाद जैनिज्म में संथारा का इशू है। संथारा क्या है? संथारा मैं आपको बताता हूं, ट्रिपल तलाक आपको पता होगा, दैट इज वेरी कॉमनली नोन। संथारा क्या है? जैनिज्म में एक प्रैक्टिस होती है कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ, ह्यूमन लाइफ, है ना, यू वॉलेंटरीली एडॉप्ट कंप्लीट फास्टिंग। आप कुछ नहीं खाएंगे जब तक आप लेट्स से कि आपकी डेथ नहीं हो जाती, है ना। उसको बोलते हैं मोक्ष, है ना। तो वो संथारा बोलते हैं उसे जैनिज्म में। तो इज इट जस्टिफाइड? इज इट एथिकल प्रैक्टिस, है ना, कि आप कुछ भी ना खाएं, आप अपने ऊपर वायलेंस कर रहे हैं? इजंट इट सेल्फ वायलेंस? एक तरफ जैनिज्म बोल रहा है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, पर आप अपने ऊपर तो वायलेंस कर रहे हैं इफ यू आर चूजिंग द फास्टिंग, इजंट इट? तो क्या ये क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट हो जाता है कि समवेयर रिलीजन से समटाइम्स वी लर्न अनएथिकल थिंग्स एज वेल, ठीक है। उसके बाद है लीगल। अगला सोर्स ऑफ एथिक्स क्या है? लीगल, है ना। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलग अलग लॉज हैं, है ना। ऑल दीज बिकम अ सोर्स ऑफ एथिक्स, राइट? ऑल दीज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ एथिक्स। तो लेट्स से कि इंडिया में अगर हम बात करें एनवायरमेंटल एथिक्स की, तो इट इज इंप्रिंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 48A, है ना, जो कि बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 48A हमें एनवायरमेंटल एथिक्स सिखा रहा है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स से कि हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, है ना। तो इक्वालिटी बिकम्स एन एथिकल प्रिंसिपल इन इंडियन सोसाइटी, राइट? तो इसी तरीके से हर कंट्री के लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिकम अ सोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है इसकी क्रिटिकल थिंकिंग करो, है ना। अब ऐसे कुछ लॉ हो सकते हैं कंट्री के, सुनना ध्यान से, देयर माइट बी सम लॉ विद इन द कंट्री जो कि एक्चुअली अनएथिकल हो, जैसे होमोसेक्सुअलिटी। क्या जो होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में अलाउड नहीं है ना, तो क्या वो एथिकल है, क्या वो अनएथिकल है? तो अल्टीमेटली ये नहीं कह सकते हम कि जो भी किसी भी कंट्री का लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली एथिकल होगा, नहीं कह सकते ना। लेट्स से कि ब्रिटिश टाइम में चले जाते हैं, गांधी जी वाज कंसिस्टेंटली फाइटिंग द ब्रिटिश लॉज, फाइट कर रहे थे ना। चाहे सॉल्ट को, गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह में सॉल्ट बनाया तो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ ब्रेक किया, है ना। क्यों बोलते थे हम सिविल डिसोबीडियंस, मतलब हम तुम्हारे अनजस्टिफाइड लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। क्या बेसिस था उसका? क्यों वो चीज इतनी ज्यादा क्लेम की जाती है और ये दिखाई जाती है कि कितनी अच्छी चीज गांधी जी ने की? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। इट वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड बट एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। और सोर्स क्या था उस एथिक्स का? गांधी जी कहते थे कॉन्साइंस, बिकॉज कॉन्साइंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एथिक्स। समझ में आया? अब आया फाइनली हिस्ट्री, है ना। एक लीगल हो गया, हिस्ट्री देखो। हिस्ट्री से भी मैंने आपको बोला कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल लीडर्स या हिस्टोरिकल स्टोरी बिकम द एथिकल प्रिंसिपल इन द ह्यूमन लाइफ, है ना। पर्सनालिटीज हो गई या मेजर इवेंट हो गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया गांधी जी। गांधी जी ने ऑनेस्टी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, इन सब चीजों को एथिकल प्रिंसिपल बताया और हम आज तक इस चीजों को फॉलो करते हैं, इजंट इट? ठीक है। फिर यहां पे सिंप्लिसिटी का एग्जांपल देख लो, एग्जांपल याद करते जाना। लाल बहादुर शास्त्री का एक पॉपुलर एग्जांपल है कि जब लाल बहादुर शास्त्री एक्चुअली फाइनली जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद उनके पास कितने एसेट्स हैं ये डिक्लेयर हुए, तो ये सामने आया कि कोई एसेट्स ही नहीं है, उनके पास बस एक कार थी, ओनली वन कार, जो उन्होंने बैंक लोन पे ली हुई थी। तो कितनी सिंप्लिसिटी से जीते थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो,
है ना। तो अल्टीमेटली सिंप्लिसिटी बिकम्स एन आर्ट, बिकम्स एन एथिकल प्रिंसिपल जो कि लोग फॉलो करते हैं सोसाइटी के अंदर फिर, ठीक है। तो लीडर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट बिकम्स एथिकल प्रिंसिपल एंड सोर्स ऑफ एथिक्स एज वेल। अब यहां पे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ ऐसे लीडर्स हो, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट हो जो एक्चुअली अनएथिकल थे, या जिन्हें हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो एथिकल थे या नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही अडॉप्टेड आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। ऐसे डाइवर्सिफाइड एग्जांपल हमें याद करने होंगे, है ना। पंडित नेहरू ने आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस अडॉप्ट की। आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का क्या मीनिंग है? पंडित नेहरू ने यह बोला हम न्यूक्लियर वेपन भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, है ना। ये ऐसा बोला जाता है कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट ऑफर की गई, लेकिन हमने कहा हम डिजर्व नहीं करते, चाइना को दे दो। अल्टीमेटली जो भी हुआ हो, लेकिन यह बात श्योर है कि नेहरू गवर्नमेंट ने इनिशियली आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की, हिंदी चीनी भाई भाई। उसका रिजल्ट क्या हुआ? एक्चुअली चाइना ने हमें 1962 में हमारे साथ वॉर की, है ना। तभी ये चीज काफी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है कि उसके बाद इंडिया को रियलाइज हुआ वी नीड न्यूक्लियर वेपन। तब 1964 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन को मोबिलाइज करना शुरू किया, ठीक है। तो क्या वो आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू ने फॉलो की थी, wasn't it unethical? Why it was unethical? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन को आपने रिस्क में रखा, isn't it? ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दिस इज द फाइनल सोर्स ऑफ एथिक्स, दिस इज द फाइनल सोर्स ऑफ एथिक्स। देखो गांधी जी ने ये बात हमें अच्छे से बताई। हो सकता है ना हमने कितने सोर्स ऑफ एथिक्स करे, एक बार देखते हैं जरा क्या क्या करा हमने। फैमिली, याद करो ये। उसके बाद हमने क्या क्या करा, एग्जाम्पल भी याद करते जाना इसके। सोसाइटी, उसके बाद हमने क्या क्या करा, रिलीजन, उसके बाद हमने क्या क्या करा, फिर हिस्ट्री, और क्या करा हमने, लीगल, मतलब लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दीज आर बिकमिंग द सोर्स ऑफ एथिक्स इन इंडिविजुअल लाइफ, है ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब ये सारी चीजें फेल हो जाएं, जब ये सारी चीजें फेल हो जाए, मतलब आपको समझ ही ना आए कि भैया क्या एथिकल है क्या अनएथिकल है, तो फाइनल सोर्स ऑफ एथिक्स क्या है? आपकी कॉन्साइंस, है ना। योर कॉन्साइंस, आवर इनर कॉन्साइंस सर्व द फाइनल पॉइंट जहां पे एक्चुअल डिसीजन मेकिंग चल रही है। बोलते हैं ना अंतरात्मा की बात सुने, वो अंतरात्मा है इनर कॉन्साइंस, ठीक है। दिस इज द फाइनल सोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। इसके बारे में इसका एग्जांपल क्या है, गांधी जी का तालिस्मान। लॉट ऑफ प्लेसेस, एट लॉट ऑफ प्लेसेस यू कैन यूटिलाइज दिस थिंग। गांधी जी ने यह बोला कि जब भी आपको एथिकल डायलेमा है, वो करते हैं ना कि कॉइन उछाल के, है ना, और उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो ऐसा जब भी आपको कोई एथिकल डायलेमा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी यूज कर सकते हो कि भैया करना चाहिए कोई काम या नहीं करना चाहिए। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द फेस ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन, है ना। और अगर आपको लगता हो आपका ये जो एक्शन है उस पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर्सन को सपोर्ट करता है, फेवर करता है, या उसकी थोड़ी सी गरीबी मिटाता है, उसकी डिफिकल्ट सिचुएशन को इंप्रूव करता है, देन दैट एक्शन शुड बी टेकन, दैट एक्शन इज एथिकल। चाहे वो लॉ ब्रेक कर रहा हो, फैमिली ब्रेक कर रहा हो, सोसाइटी ब्रेक कर रहा हो, या कुछ भी। जब आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये गांधी जी का तालिस्मान यूज कर लो अपनी डिसीजन मेकिंग में। दिस इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया टू सॉल्व एनी एथिकल डायलेमा इन योर लाइफ, स्पेशली इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ट्राई टू रिमेंबर द फेस ऑफ द poorest of the poor person and just think whether your action will improve his position or not. If yes, then that action is ethical. समझ में आया? तो इसको आप यूज कर सकते हैं। These are the sources of ethics, है ना। डन, समझ में आया ये? अब देखो ये एक और टेबल मैंने ऐड कर दी है ताकि आप और एग्जांपल्स ऐड कर सके कि अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे हिस्टोरिक टेक्स्ट भी होते हैं, है ना। जैसे अशोका गिविंग अप द वॉर आफ्टर द, ये एग्जांपल की लिस्ट आप समझ सकते हैं। अशोका गिविंग अप द वॉर एंड स्प्रेडिंग द धम्मा, जब कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका है ना, उन्होंने रियलाइज हुआ कि वायलेंस का कोई फायदा नहीं है, तो ही गेव अप द वॉर एंड स्प्रेड द धम्मा, है ना, कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये इवेंट इंडिविजुअल को सिखाता है या लड़ने का क्या फायदा है, अशोका को भी रियलाइज हुआ था, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन, चैरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। देन रामायण एंड महाभारत से आप चीजें सीखते हैं। रिलीजियस स्क्रिप्चर हो गए, हमने रिलीजन लिखा था ना ऊपर, तो आप रिलीजियस स्क्रिप्चर से सीखते हैं, है ना। जैसे रामायण से आइडियल गवर्नेंस आप सीख सकते हो, है ना। रामायण से आप इंप्लीकेशन ऑफ बैड इंटेंशन जो कि रावण था वो सीख सकते हो। फिर रामायण से आप निष्काम कर्मा सीख सकते हो। निष्काम कर्म का क्या मीनिंग होता है, ड्यूटी फॉर द ड्यूटी से, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, डू योर डीड्स डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट।
ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द रिलीजियस स्क्रिप्चर। उसके बाद गांधी जी के एथिक्स है, गांधीयन एथिक्स, वो आपको पता है, नॉन वायलेंस। गांधीयन एथिक्स के सिंपल पॉइंट है, नॉन वायलेंस, सेल्फ सस्टेनेंस, स्वराज, सत्याग्रह, ये सारे पॉइंट आगे आगे करके सारी टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा। फिर यू लर्न थिंग्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन से चीजें सीखते हैं, जो इंडियन प्रेम्बल आपने पढ़ा है। तो यही है एथिक्स लिखने का सीन, पूरा जो जीएस है उसको घुमा दो, है ना, हर जगह को लाओ। मैंने आईआर का एग्जांपल भी दिया आपको, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी दिया, हिस्ट्री का भी दे दिया, सारे पेपर घुमा रहे हैं ना हम अभी, ठीक है। तो इसी तरीके से चलेंगे, एनवायरमेंट का भी आंसर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन से हम सीखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एटसेट्रा। ऐसे बुद्धिस्ट एथिक्स है, बुद्धिस्ट एथिक्स क्या बोलते हैं, फोर नोबल ट्रूथ, ये सब बताऊंगा मैं आपको आगे डिटेल में, है ना। मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, ये बुद्धिस्ट एथिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये मिडिल पाथ आप बहुत जगह अपने आंसर में यूज कर सकते हो, है ना। जहां भी दो एक्सट्रीम पाथ हो वहां पे बोल दो कि भैया मिडिल पाथ फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि बुद्धा के एथिक्स हम फॉलो कर रहे हैं। इनको कोट करो वहां पे, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बस ये मत लिखो कि हम ये एक्शन लेंगे, कोट करो एज पर द बुद्धिस्ट एथिक्स आई विल फॉलो द मिडिल पाथ, ठीक है। उसके बाद जैन एथिक्स, जैन एथिक्स क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा इज द कोर ऑफ जैना एथिक्स, है ना। फिर सिख एथिक्स क्या बोलते हैं, ब्रदरहुड, जहां पे भी सर्विस टू मैनकाइंड आए, ब्रदरहुड आए, वहां पे आप लिखो, है ना, लंगर ब्रदरहुड। इस्लामिक एथिक्स क्या बोलते हैं, कलेक्टिविज्म एंड स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। इस्लामिज्म में आप देखेंगे कि स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर, तो दैट यू कैन यूटिलाइज। फिर डिफरेंट डिफरेंट लॉज, है ना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लॉ ऑफ द लैंड होते हैं, वो आ जाएंगे यहाँ पे। सोसाइटी हो गया, सोसाइटी बहुत सारे नॉर्म्स आपके लिए स्टैब्लिश करती है। कॉन्साइंस मैंने अभी आपको समझाया कि आपकी जो इनर कॉन्साइंस है वो फाइनल पॉइंट है जहां पे आप कोई भी एक्शन डिसाइड करोगे। और ह्यूमन वैल्यूज, कुछ ह्यूमन वैल्यूज हैं जो आपके एक्शन को डिटरमाइन करेंगी कि वो एथिकल है या नहीं। जैसे कि ह्यूमन वैल्यू हो सकती है ऑनेस्टी, अगर आपने कोई भी एक्ट ऑनेस्टी से किया है, मे बी उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो, अगर आपने वो एक्ट ऑनेस्टी से किया है तो दैट एक्शन विल बी एथिकल। समझ में आया। तो दीज आर द वेराइटी ऑफ सोर्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एथिक्स, तो आराम से आप यहां पे 6 या 7 पॉइंट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और एग्जाम्पल चाहिए आपको, बस यही चाहिए ना। तो इतना ही कंटेंट एक्यूमुलेट करो, उसके बारे में कथा नहीं, ठीक है ना, आपको इतना ही लिखना है वहां पे, इससे ज्यादा स्पेस ही नहीं है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ कोट वगैरह यहां पे ऐड कर दिए, वो आप देख सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं, अंडरस्टैंड एथिक्स विद ट्रॉली प्रॉब्लम। देखो मैंने आपको बोला ना, अलग अलग जगह पे मैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को पुश करूंगा। तो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन केस स्टडी टू पुश द क्रिटिकल थिंकिंग इन यू, है ना। अंडरस्टैंडिंग एथिक्स विद ट्रॉली प्रॉब्लम, ये ट्रॉली आपको दिख रही है यहाँ पे, ट्रॉली मतलब ये एक रेल काइंड ऑफ अ थिंग है, और यहां पे यू कैन सी 5 पीपल जिनको आपने टाई किया हुआ है ट्रैक से, राइट, एंड दिस इज द स्टेयरकेस और दिस पर्सन इज यू, ये आप हैं, इमेजिन करो ये आप हैं, और ये एक फैट पर्सन है, बहुत ही कोई फैट गाय, ठीक है। अब ये ट्रेन यहां पे आ रही है, दीज आर द 5 पीपल हु आर टाइड टू द रेल ट्रैक। अब यू हैव दिस ऑप्शन कि अगर आप इस फैटी गाय को यहां फेंक दोगे, इफ यू विल थ्रो दिस फैटी गाय ओवर हियर, तो ट्रॉली इस फैटी गाय से टकरा के इससे कोलाइड करेगी एंड इट विल डिस्टेबलाइज एंड इट विल सेव द लाइफ ऑफ दीज 5 पीपल, राइट। सिंपल सा केस स्टडी है ना। और ये जो फैटी पर्सन है, लेकिन ये इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ट्रॉली इससे टकरा रही है ना। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये सोचना है, सोचो कि क्या अगर आप ये पर्सन हो, इफ दिस इज यू, तो क्या अभी इस पर्सन को यहां फेंकोगे या नहीं, यस और नो, है ना। ये आपको सोचना है, आप सोचो यस और नो, आप इसको यहां फेंकोगे या नहीं, है ना। और अगर फेंकोगे तो क्यों फेंकोगे, रीजनिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एथिकल रीजनिंग। याद रखना, एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कि ये एक्शन सही है या गलत है, एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट दिस कि भैया ये तो सही कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। एथिक्स इज अबाउट रीजनिंग, उसका रीजन दो कि वो क्यों सही है और क्यों गलत है, तभी तो वो सिस्टमैटिक स्टडी हुआ ना, साइंटिफिक स्टडी हुआ ऑफ द राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस ऑफ एनी एक्शन, राइट। तो अब आप सोचो और रीजन दो। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी दिखाता हूं, है ना। सोचो, लेट्स से इफ यू विल थ्रो दिस पर्सन हेयर, तो क्या होगा, आप यहां पे 5 लोगों की लाइफ बचा लोगे, यू विल सेव द लाइफ ऑफ 5 पीपल। तो यू कैन से कि यस, लिख देते हैं यहां पे क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, यस आई विल थ्रो दिस पर्सन, व्हाई, रीजन क्या इस चीज का, क्यों थ्रो करेंगे, बिकॉज 5 लोगों की लाइफ बच जाएगी उससे, मतलब मैक्सिमम गुड यू आर फॉलोइंग। एक को मरना है तो मरने दो, लेकिन मैंने 5 की लाइफ बचा ली, isn't it? That is why you will throw this principle. इसको यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल बोलते हैं,
मैं आगे भी बताऊंगा आपको इसको फर्दर, एक एग्जांपल के थ्रू अभी आप समझो। दूसरा आउटकम क्या है कि यस मैं इसको यहां पे फेंकूंगा, आई विल थ्रो दिस पर्सन ओवर हेयर, व्हाई, यस आई विल थ्रो, क्यों थ्रो करूंगा मैं, क्योंकि ये मेरे वर्च्यूज हैं, मतलब मेरा वर्च्यू है जो मुझसे ये बोलता है कि आई हैव टू डू व्हाट इज राइट, है ना, या फिर आई वांट टू सेव द ह्यूमन लाइफ, ये मेरा वर्च्यू है, दैट इज व्हाई आई विल थ्रो दिस पर्सन हेयर, ये पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा केस यहां पे क्या हो सकता है कि आई विल नॉट थ्रो दिस पर्सन ऑन द ट्रैक, है ना, कि मैं इसको यहां पे थ्रो नहीं करूंगा। क्यों नहीं थ्रो करूंगा, ये रीजनिंग पे फोकस करो, हाँ या ना तो ठीक है। क्यों नहीं थ्रो करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरा एथिक्स मुझसे ये बोलता है किलिंग इज इनहेरेंटली रॉन्ग, है ना, जो हो रहा है यहां पे हो रहा है, मेरे हाथ में नहीं है ना, लेकिन अगर इस पर्सन को मैं फेंक रहा हूं या नहीं फेंक रहा हूं यहां पे, ये तो मेरे हाथ में है, तो मेरे को हमेशा गिल्ट रहेगा कि मैंने इसको यहां पे पुश किया, है ना, तो किलिंग इज इनहेरेंटली रॉन्ग, दैट इज व्हाई आई विल नॉट थ्रो दिस पर्सन ओवर हियर, ठीक है। तो किलिंग इज रॉन्ग मतलब ये एक्शन अपने आप में गलत है ना, तो इसको बोलते हैं डिओंटोलॉजिकल, मैं आगे डेप्थ में भी बताने वाला हूं, इन टर्म्स की भी टेंशन मत लो, आप कॉन्सेप्ट समझो। फिर फोर्थ यहां पे क्या आ सकता है कि भैया मैं इस पर्सन को ये यहां पे थ्रो करते टाइम आई विल थिंक कि क्या ये 5 लोग क्रिमिनल है और क्या ये पर्टिकुलर पर्सन क्रिमिनल है या नहीं। ऐसा हो सकता है ना, आप ये सोचो कि यार ये पर्सन क्रिमिनल है, आपको पता है, तो आपको लगेगा इसको तो थ्रो करो, और ये 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन है, तो इन 5 लोगों को सेव कर लेते हैं। Isn't it? These kind of consideration will come to you. तो यही आपको एथिक्स में करना है। This is exactly what you need to do when you are writing the case study. मैं आपको ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन दूंगा इस पूरे कोर्स में, है ना, कि आपको बस कंटेम्पलेट करते जाना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और उनके क्या क्या रीजन है। आप समझ पा रहे हो ना एथिक्स का एसेंस, है ना, दिस इज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, कि आप वहां पे एथिकल रीजनिंग करते हो, आपका जो माइंड है वो क्रिटिकली सोच पा रहा है कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं और उसके क्या क्या कॉज कॉन्सिक्वेंसेज एंड रीजन है। लोग क्या गलती करते हैं पेपर में, दे विल राइट आई विल थ्रो दिस पर्सन और आगे बढ़ जाएंगे। अरे ये तो बताओ कि थ्रो करोगे क्यों करोगे, उसकी रीजनिंग हमेशा सोचो। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं अब एक बार नेक्स्ट। तो ये पॉसिबल ऑप्शन है, यू विल पुश द रेलवे वर्कर ऑन टू द ट्रैक टू मैक्सिमाइज द वेलबींग, 5 लोगों को आप बचा लोगे, 1 को मारोगे, है ना। उसके बाद आप क्यों थ्रो करोगे, बिकॉज यू आर अ वर्चुअस पर्सन, है ना, आपको लगता है कि 5 लोगों की लाइफ बचाना मेरा फर्ज है। डू नॉट पुश द रेलवे वर्कर, क्योंकि किलिंग इनहेरेंटली रॉन्ग है, ठीक है। या फिर जो किलिंग है वो 10 कमांडमेंट जो क्रिश्चियनिटी में होते हैं उसमें बैंड है, मतलब आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर में लिखा है कि किलिंग रॉन्ग है, इसलिए आप किलिंग नहीं करोगे, ठीक है। तो दैट कैन बी सोर्स ऑफ एथिक्स एज वेल, ठीक है। तो अब फिर फाइनली आ गया कि अगर वो पर्सन ह्यूमैनिटेरियन है या फिर वो पर्सन क्रिमिनल है, तो ये कंसिडरेशन आ जाएंगे। समझ में आया ये केस स्टडी, ऑल राइट। अब दिस वाज द ओरिएंटेशन सेशन एंड आई वांटेड टू जस्ट इंट्रोड्यूस द एथिक्स, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं विद यू। एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर, वेंसडे एंड फ्राइडे, एक बार पहली शीट पे वापस चलते हैं ताकि आप इस लेक्चर को देखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू आप वो समझ पाए। एक सेकेंड, ये देखिए, वेंसडे एंड फ्राइडे 3 PM पे लेक्चर विल बी लाइव, है ना। ये लेक्चर 1 का कंप्लीट पीडीएफ मैंने आपके साथ अपलोड कर दिया है ना। इसके 3 लेक्चर आएंगे जो कि हम अगले वीक में तक कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद देयर विल बी लाइव सेशन, उस लाइव सेशन में जो भी आपके डाउट्स होंगे, है ना, जो भी पीवाई की होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड, वो हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया किस तरीके से हम करने वाले हैं। नोट्स का भी आपको समझ में आया, नोट्स आपको अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। मैंने कीवर्ड्स यहां पे डार्क में हाईलाइट कर रखे हैं पीडीएफ में, आप चाहो तो इन कीवर्ड से भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर जो हम रिवीजन क्लास रखेंगे, एक ही लाइव सेशन होगा, उसमें रिवीजन करेंगे, पीवाई क्यू लिखेंगे, आपके डाउट लेंगे, वो जो रिवीजन क्लास होगी उसमें भी आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और कोई अलग से पीपीटी की आपको जरूरत नहीं है, इसी पीडीएफ से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप यू लाइक दिस ओरिएंटेशन एंड बिगिनिंग सेशन ऑफ द एथिक्स, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, है ना, पहला ही सेशन है आप सबका, थोड़ा सा मेंटली सेटअप आप कर लीजिए एथिक्स किस तरीके से आपको पढ़ना है। इस मटेरियल के अलावा आपको किसी और मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस क्लास, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको ये क्लास। चलिए, थैंक यू वेरी मच।